हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। अब स्केल का मतलब होता है पैमाना या मात्रक, या पैमाना कहना ठीक रहेगा, हिंदी में पैमाना कहेंगे। तो पीएच स्केल किस चीज को मेजर करता है? सो दिस पीएच स्केल मेजर्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्लिक बेसिक स्ट्रेंथ फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, है ना। तो पहले तो लिख लें कि पीएच स्केल का मतलब क्या है। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, है ना। टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड्स, इस तरह सेकेंड और मिनट इस तरह से यूज करते हैं। ऐसी पीएच क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए स्केल बनाया गया। सो दिस इज अ स्केल, this is a scale used to measure acidic strength। ये होता क्या है पीएच अभी बताते हैं, पहले इसका यूज लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्लिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्लिक basic strength of a solution। इसका काम क्या है? ये किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर पाते हैं इसको यूज करके। तो पीएच स्केल होता क्या है? अगर वैल्यू वाइज देखें या डेफिनेशन वाइज देखें तो देखो पीएच स्केल कैसे लिखते हैं। So for a solution जो pH की वैल्यू होती है बच्चों, इसमें P के ऊपर H एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहता है, मतलब ऊपर रहता है ना। P और आमने सामने P और H नहीं रहते, H थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे पावर लगाते ना उसी तरह H रहता है। तो pH की जो वैल्यू होती है किसी सॉल्यूशन के लिए, that is minus log base 10 and activity of H plus ion. This is the actual value of pH. A stands for activity और A के आगे सफिक्स में लिखा है H plus, तो ये H plus ion की एक्टिविटी है। So this is the formula for the pH। अब सवाल मन में आएगा, सर पीएच की वैल्यू आपने लिखी, जिसके टर्म में सर वही नहीं जानते हैं। ये H प्लस आयन तो जानते हैं, लेकिन इसकी एक्टिविटी का क्या मतलब है? एक्टिविटी तो कहीं बात हुई नहीं ऐसी। ये एक्टिविटी क्या होती है देखें। ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी ही एक्टिव मास है। तो जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम हम एक्टिव मास पढ़ते हैं वही एक्टिविटी है। कैसे? इस एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू गामा, दिस इज इक्वल टू गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो दिस AH प्लस इज एक्टिविटी of H plus ion, and this is represented by AH plus, and this is equal to gamma into concentration of H plus. So this, चूंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे concentration of H plus ion, and this gamma is known as activity coefficient. This is activity coefficient. So this is the activity. तो activity of H plus ion concentration से बच्चों अलग होता है। जनरली जो pH का फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चे,
या जो पढ़ाया भी जाता है वो पढ़ाया जाता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, बट एक्चुअल फॉर्मूला इज नॉट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इट इज एक्टिविटी ऑफ H प्लस, है ना। तो पहले तो यही याद रखना है कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में फर्क है। लेकिन होता क्या है, अपनी पढ़ाई को और अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इस एक्टिविटी कोफिशिएंट को मानकर चलते हैं 1। हम इसको क्या मान लेते हैं, 1। सो जनरली this activity coefficient gamma is considered as 1। तो जनरली किसी क्वेश्चन में इस गामा का जिक्र नहीं रहता है। अगर जिक्र नहीं है तो आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही मानकर चलें, और अगर दिया हुआ है तो जैसे हमने कहा कि भाई इस गामा की वैल्यू 0.8 है, 0.8 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना कंसंट्रेशन H प्लस का सॉल्यूशन में मौजूद है उसका 0.8 हिस्सा ही एक्टिव है, या वो उसका एक्टिव मास है। तो लॉग के अंदर वो एक्टिव मास हमें लिखना है जो कि एक्चुअल एक्टिवेटेड है, ठीक। तो जनरली हम गामा की वैल्यू 1 मान लेते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, है ना। दिस इज थ्योरेटिकल ईज के लिए हम इसे 1 मान लेते हैं। बट गामा की जो वैल्यू होती है, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, वो हमेशा 1 से छोटा ही होता है बच्चों। प्रैक्टिकली कभी भी 1 नहीं हो सकता है, कभी भी 100% कंसंट्रेशन एक्टिव नहीं होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो वो वेस्ट होना ही है ना। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की अगर कोई प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आती है 0 से लेकर 1 के बीच में। फिर भी हम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए इसको 1 के बराबर भी ले लेते हैं, और कुछ नहीं दिया है तो भी इसको बाय डिफॉल्ट 1 ही माना जाता है। सो गामा इज 1 इफ नॉट गिवन अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कुछ और वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको 1 मानकर चलेंगे। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। सो दिस फॉर्मूला is actually in terms of activity, but as gamma is generally considered as 1, तो इस एक्टिविटी की जगह हम फिर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ गामा इज 1, देन दिस एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन becomes equal to concentration of H plus ion. So for this situation, अगर हम अपना pH का फॉर्मूला लिखें नया वाला, तो वो pH का फॉर्मूला हो जाएगा -log(10) and concentration of H plus, -log(10) and concentration of H plus। तो ये जो pH का फॉर्मूला है यही फॉर्मूला प्रचलित है, और हमें भी एक्चुअली इसी फॉर्म का यूज करना है। वो जो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला है वो तो यदा कदा ही यूज होगा जब बहुत ही हाईली कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो और उसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और दे दिया जाए, देन दैट फॉर्मूला इज यूज्ड। बट उसी से ये डेराइव हुआ है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर अ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का pH बताने के लिए हमें H प्लस के कंसंट्रेशन की बच्चों जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब इसी pH के फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जाए, जरा गौर करें, तो ये जो pH का फॉर्मूला है इसमें ये जो माइनस है, इस माइनस को क्या करते हैं कि H प्लस के कंसंट्रेशन के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो लॉग का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो पावर लॉग के बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। अब नेगेटिव पावर होने का अर्थ यह हुआ
कि ये जो कंसंट्रेशन है दैट मूव्स टू डिनोमिनेटर। अच्छा, चूंकि लॉग में बेस में 10 है तो ये जो pH है दिस इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आप बढ़ाते हैं तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो ये लॉग भी रिड्यूस हो जाएगा, तो pH की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो यहां से एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो pH है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है बच्चों, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की ताकत या उसका जो कंसंट्रेशन है वो इनहेंस होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसका pH रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे जैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे pH उसका कम होते चला जाएगा। ठीक, तो इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी वर्ड में लिखने से थोड़ा फायदा रहता है। सो pH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जो H प्लस है ये H प्लस रिप्रेजेंट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो ये हो गया बेसिक pH का मतलब। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द pH फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। अब जैसा बच्चों ये pH है वैसे ही 3 एक्सप्रेशंस हमें और याद रखने पड़ते हैं। वो 3 एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं देखिए। देखें, pH तो हो गया माइनस लॉग H प्लस, इसी से मिलते जुलते 3 और एक्सप्रेशन है। तो इसको अगर मैं नंबर 1 लिख दूं, सो नंबर 2nd, 3rd and 4th similar to the pH. The first expression is POH, and this POH is minus log base 10 concentration of OH minus। तो बस हुआ क्या कि यहां पर आप अगर H प्लस की जगह जैसे चेंज करेंगे वही यहां एक्सपोनेंट में, P के एक्सपोनेंट में आपको चेंज कर देना है। तो H प्लस की जगह OH की है तो यहां पर OH आ गया। अच्छा, फिर एक टर्म और आता है pKa। तो पीछे जो आयनिक के लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़े, Ka और एक Kb। K is the dissociation constant for weak acid and Kb is the dissociation constant for weak base। तो अगर pKa लिखा गया तो pKa का मतलब हुआ माइनस लॉग बेस में 10 and Ka, and this is minus log base 10 and Kb। So this is pKb, pKa, POH and this is your pH। तो ये पहला हो गया। बाकी 3 मिलते जुलते स्टेटमेंट्स हो गए फॉर द P एंड पावर समथिंग। तो P की जो पावर है वही चीज आपको लॉग के अंदर लिखनी है और सभी में माइनस लॉग रहना है, बेस में 10 रखना है। बेस में 10 रहेगा बच्चों, याद रखेंगे। अगर आप बेस में E कर देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक, यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस एक्टिविटी इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिस एक्टिविटी इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कहीं कहीं H प्लस की जगह H3O प्लस भी लिखा मिल सकता है। समटाइम्स आपको ऐसा भी दिख सकता है कि pH को कोई इस तरह से लिख दे, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। एक ही बात है बच्चों, H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन H3O प्लस का भी होगा, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में एक्चुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक H प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O प्लस या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। सो दिस इज द सेम वैल्यू, है ना। इवन H3O प्लस लिखना थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है, बट H प्लस लिखने से भी सेम हम इन
उसका रिजल्ट समझते हैं. सो इस ऑल्सो ओके. तो आप चाहें तो इसको भी एक डब्बे में बंद कर लें कि ये भी काम के हैं तीनों फॉर्मूले. POH, pKa, pKb. POH, pKa, pKb. अच्छा, जैसा POH जैसा pH में किए वैसे यहां भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम POH की बात कर रहे हैं so POH is indirectly proportional to concentration of OH minus. अगर हम pKa की बात कर रहे हैं so it is indirectly proportional to Ka. अगर हम pKb की बात कर रहे हैं तो it is indirectly proportional to Kb, है ना. so सेम ही रिजल्ट है और सेम ही लॉजिक है. अब हम pH की वैल्यू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कैसे होगी उसको जरा देख लें एक बार. तो हम लोग कॉलम वाइज बना लेंगे. तो 3 कॉलम बनाने अपने को. एक कॉलम में हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे concentration of H plus, and then the final column belongs to the pH. Nature of solution, concentration of H plus, and then pH. हमें ये टेबल बनानी है जिसमें हम लोग 3 तरह के सॉल्यूशन को उनको एनालाइज करेंगे as per their pH. First solution is neutral, then the second is basic, and the last is acidic. तो ये अपनी टेबल बनके तैयार हो जा रही है. थोड़ा सा कॉपी अगर आप इफ यू कैन ट्राई टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नोटबुक विथ क्लियरली रिटन एवरीथिंग, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. और आप किसी तरह से ऐसे गिजबिज करके लिख लेंगे तो परेशानी होगी आपको. ओके, सो इफ द सॉल्यूशन जिसका हम pH देखना चाहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन से. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमने देखा कि जो एसिडिक H प्लस का कंसंट्रेशन होता है दैट इज 10 to the power -7 मोल पर लीटर. तो इसका जो pH आएगा वो आएगा बच्चों 7. कैसे 7 आएगा मैं नीचे लिख देता हूं. कैसे pH का फॉर्मूला क्या पढ़े, तो हमने कहा कि pH का फॉर्मूला हुआ भाई -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. अब अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 to the power -7 है तो -log(10) and we replace the value of concentration of H plus is 10 to the power -7. So log की प्रॉपर्टी है कि पावर्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट के जो पावर हैं वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, और अगर बेस में पावर होता तो डिवीजन में आता है. तो आर्ग्यूमेंट का पावर है तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो माइनस पहले से मौजूद है, एक -7 और आ जाएगा और अंदर ले दे के रहेगा log(10) बेस 10. लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है जो मैथ्स के स्टूडेंट है जानते होंगे, बायो वाले भी जानते होंगे, कि log a बेस है इज 1. इफ आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ आर सेम देन द लॉग इज 1. a कुछ भी होता रहे, log 4 बेस 4 1, log 25 बेस 25 1. ठीक है, सो दिस इज 1. तो ले दे के ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया क्योंकि ये तो 1 ही था. तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 है तो अपना जो pH आने वाला है दिस pH इज 7. ठीक, ओके. नाउ लेट्स हैव एसिडिक सॉल्यूशन. सो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन नेचुरली H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 to the power -7 से ज्यादा होगा. अब अगर ये ज्यादा हो गया तो हमने यही सीखा कि जो pH की वैल्यू है वो एसिडिक कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है. मतलब अगर H प्लस के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे तो pH नेचुरली कम हो जाएगा.
सो ये क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। फिर अगर हम एक बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की बात करें, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो OH माइनस के कंसंट्रेशन से कम हो जाता है, या 10 टू द पावर माइनस 7 जो न्यूट्रल कंसंट्रेशन है उससे कम हो जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम करोगे तो pH बढ़ेगा, तो फिर ये 7 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्या सीखें कि pH बढ़ेगा या H प्लस कम होगा, एक ही बात है। ऐसे ही pH का कम होना या H प्लस का बढ़ना, एक ही बात है। तो ये हो गया pH। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आपको pH की वैल्यूज याद रखनी है। न्यूट्रल के लिए 7, एसिडिक सॉल्यूशन है तो 7 से कम, बेसिक है तो 7 से ज्यादा। अब जैसे जैसे इसका स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे pH कम होते रहेगा, है ना। जैसे अगर हम कहें कि भाई 2 सॉल्यूशन है, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। कंसीडर एक बच्चों है अपना सॉल्यूशन 1 और एक है दूसरा सॉल्यूशन 2। सो वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस। Okay, for these 2 solutions, pH 1 say it is 6 and pH 2 for solution 2 it is 5. तो अगर एक का pH 6 है और दूसरे का pH 5 है, तो अगर पूछा जाए कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए, हमसे पूछा गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको अगर कंपेयर करना है तो जिसका pH कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा, बस इतनी सी बात है। लोअर द pH मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है बच्चों, जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ लोअर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो pH को यूज करके हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी कंक्लूजन बता सकते हैं। कैसे? जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो गया, अब बात हो कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए भाई क्या होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे अगर, तो इसका ठीक उल्टा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 1 is more basic than 2। तो आप एक ही याद रखिए, आप सिंपल याद रखिए कि pH एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। तो अकॉर्डिंगली बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी रिजल्ट बताई जा सकता है pH को यूज करके, है ना। सो दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन कि कंपेयरिंग द pH वी कैन गेट द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। ओके, अब हम देखते हैं कि pH की वैल्यू किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए किस तरह से लिखते हैं, या ऐसे कह लें कि फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन pH और POH, जरा दोनों के विषय में देखें। किसी दिए हुए एक्वस सॉल्यूशन के लिए pH और POH कैसे लिखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, है ना, कौन ज्यादा कौन कम है, लेट अस सी दैट। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, तो वहां पर जो H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, दिस मल्टीप्लिकेशन इज आयनिक प्रोडक्ट। This multiplication is ionic product of the water। हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं कि आयनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। और अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14।
या पहले हम के डब्ल्यू के टर्म में ही आपको रिजल्ट बताते हैं, फिर के डब्ल्यू की वैल्यू भी रख लेंगे। देखो कैसे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर लॉग ले लिए तो लॉग के अंदर आया h प्लस OH माइनस, और राइट साइड हो गया बच्चों KW। ऑब्वियसली हम लोग लॉग बेस 10 अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें PH POH दोनों में लॉग में बेस 10 होता है। अच्छा, इतना होने के बाद अब लॉग के अंदर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब लॉग की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि लॉग m इंटू n करते हैं तो वो log m प्लस log n हो जाता है। सो प्लस log n, and this gives you the value log kW. Now you multiply both sides by a negative sign. तो अगर हम दोनों साइड एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ यूं नजर आने लगता है। दिस इज OH माइनस, देन माइनस log 10 KW। ओके, अब ये जो माइनस log H प्लस है, यही तो POH, यही तो PH है बच्चों, और ये जो माइनस log OH माइनस है यही POH है, और ये जो माइनस log KW है, जैसे मैंने पीछे आपको PH POH PK भी बताया था, PKW शायद नहीं बता पाया, तो ये भी उसी तरह से, तो इसको लिखते हैं PKW। ये क्या हो जाएगा, जैसे अंदर जो होता है वही P के पावर में आ जाता है, सो दिस इज PKW। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर PH एंड POH। तो हमें याद रखना है हमेशा कि किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, यानी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए PH और POH का जो समेशन है, दैट समेशन इज PKW, एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी टेम्परेचर, है ना, ये हर टेम्परेचर के लिए सही है। सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं। भाई टेम्परेचर चेंज करने से बस क्या होगा, KW बदल जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग H प्लस OH माइनस भी बदल जाएंगे, लेकिन POH और PH का समेशन तो हमेशा ही PKW के बराबर आना है। अच्छा, सो इस रिलेशन में जो PH है वो PH है तुम्हारा ये है आपका POH, और ये है आपका PKW। अब ये जो PKW है, अगर हम इसको स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर हम KW की वैल्यू क्या लिखते हैं, KW की वैल्यू लिखते हैं 10 to the power minus 14। So if we consider T as 25 डिग्री सेल्सियस, बात बहुत छोटी है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं T में कैपिटल T नहीं लिख रहा हूं, स्मॉल t लिख रहा हूं। वाई? बिकॉज इन केमिस्ट्री इफ यू राइट कैपिटल T, its default meaning is that the temperature in Kelvin and small t is temperature in degree Celsius, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान में रखने से गलती कम होती है। तो अगर T को 25 डिग्री सेल्सियस लिखा जाए तो अपना जो KW होता है वो हम जानते हैं कि 10 to the power minus 14 आता है। अच्छा, तो अगर ये 10 to the power minus 14 हो गया तो PKW, तो PKW क्या हो जाएगा भाई, माइनस log बेस 10 एंड इट्स आर्ग्यूमेंट इज 10 to the power minus 14। तो minus 14 जब बाहर आएगा तो अंदर log 10 बेस 10, सो इट बिकम्स ओनली 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो PKW है
उसकी वैल्यू 14 आ जाती है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच और पीओएच इन दोनों क्वांटिटीज का जो समेशन आना है वो पीकेडब्ल्यू यानी कि 14 के बराबर आना है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसको भी लिखें। सो एट 25 degree Celsius, this pH plus pOH is equal to 14. Why? Because for this temperature, pKw is 14. Similarly, अभी जब हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि टेम्परेचर बदलने पर आयनिक प्रोडक्ट भी बदल जाता है। तो पीछे लेक्चर्स में हम लोग सीखे थे कि 2 और टेम्परेचर पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो चूंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है। अब इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि वाटर का जो डिसोसिएशन है इट इज एंडोथर्मिक, और 15 डिग्री सेल्सियस पर नेचुरली जो KW है वो KW 10 to the power -14 से ज्यादा आएगा, तो वो आता है 10 to the power -12। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर जो pKW होता है दैट इज 12। सिमिलरली एट 30 डिग्री सेल्सियस आयनाइजेशन कम हो उल्टा हो गया लग रहा है, उल्टा हो गया, फिर से बताते हैं। हाँ रुको 15 पे 16 हो गया। हाँ ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 14 हो गया, और 2 टेम्परेचर पर देख लिया जाए। 15 डिग्री सेल्सियस पर एक बार देखेंगे और एक बार 30 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे। चूंकि वाटर का डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बेहतर होगा, अच्छा डिसोसिएशन होगा। और पहले भी हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर जो KW होता है वो 10 to the power -12 रहता है, तो pKW विल बी 12 ओनली। और टेम्परेचर कम करेंगे तो कम डिसोसिएशन रहेगा। तब यहां पर KW की जो वैल्यू सीखे थे दैट वाज 10 to the power -16, तो pKW क्या हो जाएगा भाई 16। अब ये तो पक्का है कि pH और pOH का समेशन हमेशा pKW ही आना है। टेम्परेचर चेंज करने से बस क्या हो जाएगा, pKW की वैल्यू बदलती चली जाती है, लेकिन pH और pOH का समेशन हमेशा pKW रहता है। तो हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसमें से वो तो यही है, रूम टेम्परेचर वाला। अगर टेम्परेचर का जिक्र ही ना हो तब भी हम लोग यूज करेंगे कि ये फिर डिफॉल्ट माना जाएगा कि ये रूम टेम्परेचर की बात ही हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस की बात ही हो रही है। तो pH और pOH का जो समेशन है दैट समेशन इज 14। ठीक है, दैट समेशन इज 14। और ये तो 2 एक्स्ट्रा केसेस हैं जो 2 अलग अलग टेम्परेचर पर है, बट जो हम लोग हाईलाइट किए वो तो हमें हमेशा याद रखना है कि दोनों का समेशन इज 14। जैसे एक और बात समझी जाए, बात की जाए कि एसिडिक सॉल्यूशन एक बार लेते हैं, एक बार बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, और एक बार न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हैं। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें या बेसिक सॉल्यूशन की बात करें या न्यूट्रल किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, इन सब के लिए कैसा भी सॉल्यूशन है, अगर वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है तो फॉर ऑल दीज सॉल्यूशंस एट 25 डिग्री सेल्सियस pH and pOH its summation is 14। इसमें तो कभी कोई गड़बड़ी होना ही नहीं, तो हमेशा ही 14 आएगा, है ना। चाहे जैसा सॉल्यूशन, उससे कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ, ध्यान रखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो अपना टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज सॉल्यूशन आर वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। ओके, अब अगर ये पीएच, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच क्या होगा बच्चों? लेस देन 7। अब इसका समेशन आपको 14 करना ही है, तो एक अगर दोनों बराबर बराबर हो, जैसे कि न्यूट्रल की बात करें, तो पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू 7 आती है, क्योंकि जितना H प्लस रहेगा उतना ही OH माइनस रहेगा, तो बोथ pH एंड pOH वुड बी सेम। आंसर इज 7। 7 + 7 इज 14। अब अगर एक 7 से कम है तो नेचुरली उसका जो पार्टनर होगा वो कंपनसेट करने के लिए 7 से बड़ा हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में याद रखेंगे pH इज लेस देन 7, तो pOH ग्रेटर देन 7। सिमिलरली फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH इज ग्रेटर देन 7, तो pOH लेस देन 7। ठीक हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की बेसिक स्ट्रेंथ को डायरेक्ट मेजर करने के लिए जो टूल है दैट इज pOH। तो जैसे pH एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, वैसे ही pOH बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे pOH कम होते चला जाएगा, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते चला जाएगा। तो pH डायरेक्टली टेल्स यू अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, while pOH directly tells you about the basic strength। तो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रल से ज्यादा बेसिक हो गया, तो बेसिक का डायरेक्ट मेजरमेंट pOH, तो pOH कम हो जाएगा 7 से। इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। न्यूट्रल है, मान लीजिए बेसिक नहीं है, तो pOH 7 है। अब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे आप तो pOH घटेगा, तो 7 से कम हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ आप कम करेंगे तो pOH बढ़ेगा, तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जैसे अपना जो pH है, इट डायरेक्टली टेल्स अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे तो pH को देख के बेसिक स्ट्रेंथ भी बता ही सकते हैं, है ना, लेकिन ये H प्लस के टर्म्स में लिखा जाता है। वैसे ही जो pOH है, सो दिस डायरेक्टली टेल्स अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। दिस डायरेक्टली टेल्स अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो as your pH increases, acidic strength decreases, and as your pOH increases, चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लेकिन pOH के बढ़ने से आप ऐसा कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। बेसिक स्ट्रेंथ घटने का मतलब क्या हुआ? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो जैसा आपको मन हुआ वैसा समझें, बट डायरेक्ट याद रखिए, दिमाग में क्या याद रखना है? pH मतलब एसिडिक का उल्टा, pOH मतलब बेसिक का उल्टा। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, बाकी सारी बातें फिर मैनिपुलेट करके आप लिख सकते हैं, बाकी सारी बातें फिर आप कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखें हम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे थोड़ा सा टेक्निकली सोचने की आवश्यकता रहेगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कि से pH इज से 5.2, फाइंड pOH। अब इसका सॉल्यूशन करने बैठे, pH दे दिया है, pOH बताना है।
तो हम सभी जानते हैं कि पीएच और पीओएच का समेशन 14 होता है। अब चूंकि पीओएच तो पता ही नहीं है, पीएच पता है, तो पीओएच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो 14 में से पीएच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये आ जाएगा बच्चों 8.8। सो दिस इज द पीओएच। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वाई? तो अगर आप ठीक से अभी तक इस लेक्चर को सुनने तो समझ गए होंगे क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों है। इसलिए इनकम्प्लीट है कि ये जो पीएच और पीओएच का समेशन है, इसकी 36 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो यहां पर एक क्वेश्चन में एक लाइन और भी लिखी होनी चाहिए कि ये जो पीएच और पीओएच की चर्चा हो रही है, ये किस टेम्परेचर के बारे में है। अगर हम यहां पर लिखते कि आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, तब तो ये सॉल्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट रहता। लेकिन अगर टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं है तो फिर ये सॉल्यूशन या ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, है ना। तो सॉल्यूशन तो खैर कर ही नहीं सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लिख लेंगे थोड़ा सा कि एज टेम्परेचर नॉट गिवन, so question is incomplete. Question is incomplete. Question incomplete क्यों है? As pH plus POH is, it is temperature dependent, is temperature dependent. So this is incomplete question. अब कोई अगर 14 की जगह 16 कर दे तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? कहेगा क्यों भाई, आपने टेम्परेचर नहीं दिया तो हमें जो टेम्परेचर अच्छा लगेगा हम उसको लिखेंगे। तो हमें तो वो वाला टेम्परेचर अच्छा लगता है जब इनका समेशन 16 हो। तो जो क्वेश्चन कर रहा है, इट कैन नॉट रिजेक्ट द ओपिनियन, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर देंगे तभी ना हम एक फिक्स्ड वैल्यू लिखेंगे पीएच और पीओएच के समेशन की। तो क्वेश्चन में अगर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तब इसको 14 लिखना है। ठीक है बच्चों? तो ये बेसिक पीएच और पीओएच है।